हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस में। आज की क्लास में जो है हम क्लास 12th के केमिस्ट्री क्वेश्चन पे जो है डिस्कस करेंगे और इस प्रकार से आपको बताएंगे कि आपको रटने की आवश्यकता ही नहीं है। और ये जो है केमिस्ट्री इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट 5 वीडियो है। इससे पहले हमने लगभग 40 क्वेश्चंस आपको बता दिए हैं। ये जो है 41 नंबर से क्वेश्चंस स्टार्ट है, ठीक है। तो आप लोग जो हैं, अगर आप इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप सभी लोग जो हैं वहां से जाकर वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि सांद्र HNO3 को एल्युमिनियम पात्र में संग्रह करते हैं, क्यों? सिंपल सा क्वेश्चन है जो बार बार पूछे जाते हैं कि सांद्र HNO3 को एल्युमिनियम पात्र कहने का मतलब बर्तन, इसी में संग्रह मतलब कि इकट्ठा किया जाता है, क्यों? रीजंस बताइए। तो सिंपल सा रीजन समझिए। अगर HNO3 को जो है एल्युमिनियम के जगह दूसरे बर्तन में आप इकट्ठा करेंगे तो या तो बर्तन खराब हो जाएगा या तो HNO3 खराब हो जाएगा। इसीलिए इसको एल्युमिनियम के बर्तन में इकट्ठा किया जाता है। लेकिन क्यों? तो एल्युमिनियम के जो बर्तन होता है वो ऑक्सीजन से क्रिया करके एल्युमिनियम ऑक्साइड का अपने सतह पे एगो परत बना लेता है। सपोज दैट आपके पास एक एल्युमिनियम का जो है बर्तन है, कठौती मान के चलिए, उसमें आप सांद्र HNO3 को जो है डालते हैं तो पहला ही एल्युमिनियम के जो कठौती होगा बर्तन, वो जो है ऑक्सीजन से क्रिया करके अपन सतह पे जो है एगो टेप के तरह, टेप जो बिजली में साटल जाता है, टेप के तरह जो है एगो अपन सतह बना लेगा, पूरा एल्युमिनियम के बर्तन को घेर लेगा। आपको नज़र नहीं आएगा लेकिन वो जो है सतह बनाकर घेर लेगा। इसी के कारण जब कोई भी चीज़ उसमें डालेंगे तो अभिक्रिया एल्युमिनियम से नहीं होगा। तो एल्युमिनियम के बर्तन में इसीलिए जो है सांद्र HNO3 को रखा जाता है। अब एकरो से आसान थोड़ी समझाया जा सकता है कि एल्युमिनियम के जो बर्तन है वो जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके एल्युमिनियम ऑक्साइड का जो है एगो टेप के तरह परत बना लेता है, पतला परत जो आपके आँख से नहीं लौकेगा। और वो पूरा परत जो है वो बर्तन में बन जाता है। तब उसमें कुछ डालिए, एल्युमिनियम से अभिक्रिया नहीं होगा, इसीलिए सांद्र HNO3 को एल्युमिनियम पात्र में रखा जाता है। अब पढ़े लिखे वाला क्वेश्चन नहीं है। दूसरा है सल्फर SF6 पर HCl6 नहीं। देखिए फिर से, सल्फर जो है SF6 बनाता है पर HCl6 नहीं बनाता है। काहे? F जो है और Cl जो है, ये दोनों हम जान रहे हैं कि हाइड्रोजन ग्रुप के तत्व हैं। फिर भी सल्फर खाली जो है फ्लोरीन के साथ मिल के जो है SF6 बनाता है, लेकिन क्लोरीन के साथ मिल के HCl6 काहे नहीं बनाता है? ये आपको रीजन बताना है। बड़ी सिंपल रीजन है, आइए समझते हैं। S जो है यानी कि सल्फर F के साथ मिलके SF6 इसलिए बनाता है क्योंकि F जो है सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व है। और दूसरा कारण, F का आकार जो है सबसे छोटा होता है, जिसके कारण सल्फर जो है तो उसको जो है अपने साथ अभिक्रिया करवा देता है और SF6 बना लेता है। एगो सिंपल सी भाषा में समझिए, F और Cl एकरा में सबसे ज़्यादा गरीब जो है F है और ओकरा से तनी ज़्यादा अमीर Cl है। तो कौनो अमीर आदमी आएगा, जिसे S जो है अमीर आदमी है, सिंपल सी बातें हैं, है कि नहीं? तो S अमीर आदमी है तो ई जो है आया और कहा कि हम जो है एकरा दान दे रहे हैं ज़्यादा, तो इसके साथ जो है ये बना लिया। लेकिन एकरा पास एकरा से ज़्यादा पैसा है, फ्लोरीन से ज़्यादा क्लोरीन के पास पैसा है, तो क्लोरीन के साथ नहीं बनाया। केमिस्ट्री के भाषा में ई है कि सल्फर फ्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके SF6 इसलिए बनाता है क्योंकि F का आकार छोटा है और F जो है प्रबल विद्युत धनात्मक है, ठीक है। और HCl6 इसलिए नहीं बनाता है क्योंकि F के तुलना में
Cl का जो है आकार बहुत बड़ा है और Cl जो है विद्युत धनात्मक जो है विद्युत ऋणात्मकता जो है ऊपर कम है कि नहीं। अब इसका नोट्स अगर आप चाहते हैं, जैसे कि लगभग 50 क्वेश्चंस हमने करवाए केमिस्ट्री में, 50 और हम क्वेश्चन करवाएंगे जो शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, उसके बाद हम आपको 25 से 30 लॉन्ग क्वेश्चंस करवाएंगे। उस सब का नोट्स चाहते हैं तो आपको जो है एक पेमेंट करना होता है, छोटा सा प्रोसेस है। एक नंबर आपको दिया जाएगा जिस पे पहले 101 रुपया पेमेंट करना है। पेमेंट का स्क्रीनशॉट उसी नंबर पे व्हाट्सअप करना है। उसके बाद जितना अभी तक क्वेश्चंस आपको पढ़ा दिया गया है उतना का नोट्स आपको भेज दिया जाएगा और जैसे जैसे क्लासेस होंगे उसके बाद वैसे वैसे नोट्स आपको ग्रुप में दिया जाएगा। ग्रुप में जो जोड़ा जाएगा उस ग्रुप का नाम है 2023 टॉपर बैच केमिस्ट्री। तो अब हम आपको वो नंबर देते हैं 9608339424, यही वो नंबर है, ठीक है। अब आइए फिर हम लोग देखते हैं कि जटिल संकुल CuNH3 और यहाँ पे 2+ है, इसमें Cu इसका जो है ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या बताना है। अब कितना लोग के तो इहो नहीं पता होगा कि ऑक्सीकरण संख्या होता क्या है या ऑक्सीकरण संख्या निकलता कैसे है। तो इसके लिए तो एगो प्रॉपर ट्रिक वाला वीडियो बनाना होगा, काहे कि एकरा में जाएंगे तो फिर लेट होगा। इसमें सिर्फ हम आपको यही बता सकते हैं कि इसमें जटिल संकुल CuNH3 में Cu की ऑक्सीकरण संख्या जो है +2 है, +2 एक ऑक्सीकरण संख्या है। लेकिन यहाँ पे कहा है कि गणना करें, यानी कि आप निकाल के दिखाइए। निकाल के दिखाने के लिए एक प्रोसेस है, जो ट्रिक हम कह सकते हैं या बनाने की प्रक्रिया है, जिस पे अगर आप लोगों का कमेंट आता है, लगभग 100 कमेंट्स आने चाहिए कि नहीं इस पे वीडियो बनाया जाए, हम आपके लिए बनाएंगे, है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हीमोग्लोबिन में उपस्थित धातु का नाम बताएं। दुनिया के सबसे आसान प्रश्न में से एक प्रश्न पूछता है केमिस्ट्री में। देखिए हीमोग्लोबिन हमनी के खून में होता है, खून में कौन सा धातु है, इस लइके से हमनी के जान रहे हैं कि लोहा हमनी के खून में पावल जाता है, जेकर पहचान Fe होता है, जेकर फेरस कहल जाता है कि नहीं। इसमें अब बताइए हीमोग्लोबिन में उपस्थित धातु का नाम कौन है, लोहा है यार, लोहा। अब नेक्स्ट BOD और COD से आप क्या समझते हैं, व्हाट इज BOD एंड COD, हाउ टू अंडरस्टैंड। इंग्लिश में नहीं बोली थी, चलो ठीक है अपने भाषा में बोलाऊँ, नहीं आता है इंग्लिश। BOD और COD से आप क्या समझते हैं, तो BOD का फुल फॉर्म होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। B से बायोकेमिकल, O से ऑक्सीजन एंड D से डिमांड। COD का मतलब होता है केमिकल, C से केमिकल, O से ऑक्सीजन एंड D से डिमांड। तो ये दोनों से आप समझते क्या हैं, तो एक्चुअल में ये BOD होता क्या है, तो BOD ऑक्सीजन की वह मात्रा जो जैविक जो जीव होते हैं, जैविक जो जीवाणु होते हैं, वो कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने के लिए जो ऑक्सीजन की मात्रा अपने अंदर लेते हैं या मांग करते हैं, उसी को बोला जाता है BOD, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। फिर से एक बार सुनिएगा, ऑक्सीजन की वह मात्रा जो जैविक जो जीव होते हैं वो कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने के लिए डिमांड करते हैं, मांग करते हैं, उसी को बायोकेमिकल डिमांड यानी कि क्या बोलते हैं BOD बोला जाता है। और COD यानी कि ऑक्सीजन की वह मात्रा जो जैविक जीव जो होते हैं जल में उपस्थित अनुपयोगी, यानी जेकर कोनो काम नहीं है, जल में उपस्थित अनुपयोगी कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ को तोड़ने के लिए मांग करता है, उसी को COD बोला जाता है।
इतना काफ़ी है आपके लिए। अगर आप ज़्यादा डिटेल्स में जाएंगे तो आपको नोट्स लेने होंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि टेफ्लॉन के एकलक का एगो नाम बता दीजिए। आखिर टेफ्लॉन के एगो एकलक होगा, उस एकलक का अगर आप नाम बता दीजिए तो अच्छा रहेगा। 2 नंबर के क्वेश्चन है। एकलक के नाम है टेट्राफ्लोरोइथिलीन। टेट्राफ्लोरोइथिलीन। अगर सूत्र की बात करेंगे हम तो CF2 डबल बॉन्ड CF2। टेट्राफ्लोरोइथिलीन जो है काची टेफ्लॉन का एक एकलक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाएंगे कि अमीनो अम्ल क्या है। ये लड़के से पढ़ते आ रहे हैं आप क्वेश्चन कि अमीनो अम्ल है क्या। तो अमीनो अम्ल यानी कि एक ऐसा अणु जिसमें एमिनो यानी कि एमाइन, एमिनो को हम लोग एमाइन भी कहते हैं, एमिनो तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल के समूह पाए जाते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं एमिनो अम्ल, ठीक है। फिर से एक बार आपको हम बताते हैं कि एमिनो अम्ल है क्या। तो वैसे अणु जिसमें एमिनो यानी एमाइन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल के समूह पाए जाते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं एमिनो अम्ल। अगर इसके सूत्र की बात करें हम तो H2NCHROOH होता है, ठीक है। यही जो है इसका सूत्र होता है एमिनो अम्ल का। अब जो है हम लोग अभिक्रिया को पूर्ण करें, ये एक अभिक्रिया दिया गया है। एग्जाम में आपसे ऐसा प्रश्न नहीं पूछे हो नहीं सकता है कि एगो अभिक्रिया दे देवल रहेगा जिसको आपको पूर्ण करना है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि अभिक्रिया जो है रट के आते हैं कि 20-30 गो इम्पोर्टेंट जो होते हैं वो टीचर्स लोग रटवा देते हैं, और वही लोग जो है रट के आते हैं। इसको आप कैसे रट के आइएगा ये हमको बताइए। इसका आपको सॉल्यूशन करना होगा। तो अभिक्रिया को बनाने के लिए आप लोग सीखिए। अगर नहीं आता है डिमांड कीजिए, हम आपकी सेवा में सदैव तत्पर हैं सर। देखिए इसको कैसे बनाते हैं हम लोग। ये R जो है, R का R यहीं पे हम लोग उतार देंगे। इसके बीच में जो है एक बॉन्ड है, यहाँ पे एक बॉन्ड देंगे। अब C पे जो है, C के आखिरी कक्षा में 4 गो होता है इलेक्ट्रॉन, है कि नहीं। तो एकरा के गो चाहिए 8, 4 गो 8 गो पुरावेला 4 गो और चाहिए। तो 4 गो और चाहिए, तो 2 गो तो ऑलरेडी जो है ऑक्सीजन के दे रहा है और ले रहा है, लेकिन 2 गो और इसको चाहिए। तो है H से करेगा, काहे कि H के पास देखिए 2 गो है, 2 गो H है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे CH2 है, C है H2, है कि नहीं। अब NH2 तो हईले है, NH2 के उतार दीजिए। अभिक्रिया हो गया संपूर्ण, यानी कि E जो है बन के का निकला, E निकला। अब कितना आदमी के इहो नहीं पता है कि एक नामवा का होता है CH2NH2 के, है कि नहीं। तो आपको ये सब सीखना होगा। तो ये सब जो हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पार्ट्स हैं, ठीक है, जिस पे हम एक वीडियो में अगर चाहें तो आपको तो समझा नहीं सकते हैं हम। इस पे स्पेशली एक एक वीडियो आना चाहिए। अगर आप लोग केमिस्ट्री जहाँ कहीं भी पढ़े होंगे, अगर आपको नाम नहीं पढ़ना बताया गया है तो आप अपने टीचर से पूछ सकते हैं या आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एल्काइन एमीन अमोनिया से प्रबल क्षार है, क्यों। 49 नंबर क्वेश्चन को हम लोग ने लिया है कि एल्काइन एमीन अमोनिया से प्रबल क्षार है, यानी कि अमोनिया से जो है मजबूत क्षार है एल्काइन एमीन। काहे है बताइए, क्यों, मतलब काहे हमने के बोलते हैं। तो अमोनिया से प्रबल क्षार एल्काइन एमीन है क्योंकि एल्काइन एमीन जो है अमोनिया के अपेक्षा धन प्रेरक प्रभावित करते हैं, यानी कि धनात्मक गुण जो है ज़्यादा प्रभावित करते हैं इसके अपेक्षा, अमोनिया के अपेक्षा। इसीलिए जो है ये एल्काइन एमीन अमोनिया से प्रबल क्षार हैं, ठीक है।
ये आपको नोट्स में भी जो है एक्सप्लेन किया गया होगा। एंड सबसे आसान और दुनिया के आसान प्रश्न में से एक हम केमिस्ट्री को इसको मानते हैं कि प्रासरणी दाब को परिभाषित करें। अगर हमर भाषा में आप प्रासरणी दाब को समझना चाहते हैं तो तनी समझ लीजिए। पसरना जानते हैं? पसरना मतलब क्या होता है, जैसे कि एकदम गोड़ हाथ छितार के सो जाना, उसको हम लोग पसरना बोलते हैं कि पसर के सो गया है। तो पसरने को रोकने के लिए जो दाब लगाया जाता है उसी को प्रासरणी दाब कहल जाता है। कोनो पसर के सो रहा है तो आदमी जो है वो बोलता है कि रे ऐसे ने सोएला हो, पसर के नहीं, यानी कि वो दाब लगा, उसको प्रासरणी दाब बोल सकते हैं। ये हमर भाषा है, लेकिन यहाँ पे केमिस्ट्री में इसको आंसर देना है। आप कैसे देंगे? तो केमिस्ट्री में आंसर क्या होता है कि जब किसी निम्न सांद्र विलयन उच्च सांद्र विलयन में जाने के लिए तरफड़ाइल रहता है, अर्ध पारगम्य झिल्ली को पार करने के लिए एकदम बेचैन रहता है, तब बाहर से एगो दाब लगा के जो है निम्न सांद्र विलयन को उच्च सांद्र विलयन में जाने से रोका जाता है, उसी दाब को प्रासरणी दाब कहते हैं, है कि नहीं? या ऐसे भी लिख सकते हैं कि वैसा दाब जो एक निम्न सांद्र विलयन को उच्च सांद्र विलयन में जाने से रोकता है, उसी दाब को प्रासरणी दाब कहते हैं। ये सब क्वेश्चन में क्वेश्चन था नहीं, लेकिन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके एग्ज़ाम के लिए 2023 के लिए जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। अगर इनमें से एक भी या दो भी प्रश्न आपके आ जाते हैं तो आपके दिन बन जाते हैं, है कि नहीं? इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो जो है आपके चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस जो है अपलोड करता है, बनाते रहता है। तो आपको अच्छा लगा है, शेयर करना है, आओ कुछ नहीं, और आप देखें वीडियो, उसके लिए धन्यवाद।